हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो गणित के जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे। ये सभी जो है बिल्कुल अलग अलग प्रकार से हैं और बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। और आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, आप बने रहें इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से अलग हैं। और इस वीडियो में हम बहुत ही जो है सरल एवं आसान तरीके से आपको दोस्तों समझाने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कॉन्सेप्ट के साथ कोई समझौता नहीं करते। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा टॉपिक पे बात करते हैं, अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि इनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है, दोनों संख्याएं बताना है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए दो प्राकृतिक संख्या है, ये पहली संख्या मान लीजिए, ये दूसरी। अब पहली संख्या मान लीजिए a है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी b। और तो ये दो संख्या होंगी, लेकिन कहता है कि इनका व्युत्क्रम। तो देखिए पहली बात, अगर संख्या a है तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो 1/a होगा, और अगर संख्या कोई b है तो इसका व्युत्क्रम 1/b होगा। पहले तो संख्याओं के व्युत्क्रम को आप समझ लीजिए। जैसे कोई संख्या 5 है तो इसका जो व्युत्क्रम होगा ना, व्युत्क्रम का मतलब ठीक उल्टा से मतलब होता है, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वह 1/5 होगा। या कोई मान लीजिए 3/4 कोई संख्या है या भिन्न है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 4/3 होगा। ठीक है, लेकिन देखिए व्युत्क्रम होता क्या है, यदि किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं तो यदि उसका मान 1 आता है तब वो संख्याएं दोनों, यानी यदि दो संख्याओं का गुणा किया जाए उसका मान 1 आए तो ये कहा जाता है कि दोनों संख्याएं जो है एक दूसरे की व्युत्क्रम है। जैसे मान लीजिए b है और इसका व्युत्क्रम 1/b, आपने गुणा किया तो इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। चलिए ये बात आपको व्युत्क्रम वाली अच्छे से समझ में आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए शर्त नंबर 1 क्या कह रहा है। तो चलिए, जो पहली शर्त है, दो संख्या आपने मान लिया और दो संख्या का योग यानी दोनों को जोड़ दीजिए। शर्त नंबर 1 ये कह रही है आपकी योग 8 है, और कहता है इनके जो व्युत्क्रम का योग है यानी 1/a + 1/b, इसका मान क्या दिया गया है, 8/15। तो कह रहा है दोनों संख्या बताइए, यानी a और b का मान बताना है। कुछ नहीं करना है, आपने दोनों संख्याओं का योग लिख लिया और फिर व्युत्क्रम का योग कर लिया। थोड़ा इसको सरल करिए तो इसका एलसीएम ए बी पे बनेगा, a से a कटेगा तो b आएगा, यहाँ b आएगा, और यहाँ b से b कटेगा तो a। b + a लिखिए चाहे a + b लिखिए, बात क्या है, एक है। तो कहने का मतलब आप इसे क्या लिख सकते हैं, a + b भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको जब हल कर रहे हैं तो a + b/ab आ रहा है और इसका मान क्या आ रहा है आपका 8/15। अब देखिए योग क्या दिया है, दो संख्या का 8, तो 8 लिख दीजिए योग की जगह, और ab = 8/15। अब देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, कट गया, तो AB का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15। AB का मतलब क्या हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल। यानी यदि दो संख्या का योग 8 हो और दो संख्या का गुणनफल 15 हो तो क्या संभव संख्याएं हो सकती हैं। आपके विकल्प में जाइए, 6 2 8, जोड़ने पे 8 आ रहा है, 4 4 8, 3 5 8 एक साथ, सभी का योग 8 आ रहा है। पहली शर्त का पालन हो रहा है, लेकिन जिसका गुणनफल 15 आएगा वही सही माना जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका 12 आ रहा है, इसका 4 चौका 16, इसका 3 5 15, तो यानी 3 × 5 होगा, क्योंकि 3 में 5 को जोड़िएगा तो 8 होगा और 3 में 5 का गुणा करिएगा तो क्या होगा, 15। इसका मतलब आपका यह जो है तीसरा वाला आंसर सही है। जब भी ऐसे सवाल आए तुरंत आपको जो है बस ऐसे ही बहुत फास्ट तरीके से लगा लेना है। ये तो मौखिक होता है, अगर आपको अच्छे से पता है, देखते देखते आप क्वेश्चन को कर लेंगे बहुत आराम से। जरा ध्यान देना है आपको, बस यही थोड़ी बारीकी समझ। दो संख्या मान लीजिए, पहली ये दूसरी b, दोनों का योग क्या दिया गया है, 8। दोनों के व्युत्क्रम का योग यानी 1/a 1/b 8/15। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं तो योग बटा गुणन आता है, a + b/ab 8/15। योग क्या है, योग यहाँ 8 दिया गया है, देखिए a + b तो 8 लिखिए, ab और 8/15, 8 से 8 कट गया, AB का मान 15, यानी दोनों का गुणा करिए, 15 आना चाहिए, जोड़ने पे 8, तो आपका 3 और 5 होगा। ठीक है, 5 3 15, 5 3 8। चलिए समझ लिया आप। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या क्या थी।
कुछ नहीं करना है। देखिए वर्तमान आबादी दिया गया है, जो वर्तमान जनसंख्या है गांव की वो कितनी है पहले तो लिख लीजिए कि प्रेजेंट में वो 4410 है। ठीक है, अब बढ़ने की दर क्या है, वृद्धि की दर 5% की दर से बढ़ रही है। अब क्या कह रहा है भाई, 2 वर्ष पूर्व की आबादी, तो कुछ नहीं करना है, 2 वर्ष बाद की आबादी बताना है। देखिए अगर देखिए वृद्धि की दर, पहली बात तो समझिए जो भी गांव की वर्तमान जनसंख्या है इस समय, वो जो भी जनसंख्या वह अपने आप में देखा जाए तो 100% है, वो हर वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब कितना बढ़ के हो जा रही है, हर वर्ष 105%। पहले साल भी मूल का 105 बढ़ेगी, अगले साल भी मूल का 105 बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है। लेकिन यह अगर कहता, मान लीजिए आपसे कहता कि 2 वर्ष बाद की आबादी बताइए, ठीक है ना, 2 वर्ष बाद की आबादी पूछेगा तो आपको मूल आबादी लिख देना होता है 4410, अगुड़े हर साल किस रेट से बढ़ रही है, 5 के रेट से, तो 100 में 5 जुड़िएगा तो 105/100, ये 1 साल का हो गया। अब फिर इसका जो है अगले साल 2 वर्ष का दे रहा है तो 2 बार गुणा कर देना 105/100, यानी मूल का इतना बढ़ी पहले साल, फिर यह मूल हो गया, फिर इतना। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 4410 मूल आबादी है, अब बढ़ कितना रहा है 5%, तो हो जाएगा 100 में 5 जुड़िएगा तो 105, 105/100। इसकी घाते 2 करना होगा, क्योंकि जब 2 वर्ष होता है तो यन का मान 2 लिखते हैं। अब गुणा करने पर जो आएगा ये 2 वर्ष बाद की आबादी है। लेकिन यदि पहले का पूछता है ना, तब आपको क्या करना होगा, तो ठीक इसका उल्टा % से गुणा करना होगा। मतलब जो 105/100 कर रहे हैं वो 100 क्योंकि जब आपको पीछे जाना होता है, मूल से आप बैक जाते हैं, क्योंकि जो 2 वर्ष पहले की आबादी होगी ना वह मूल आबादी से भी कम होगी। तो आप जब पीछे जाते हैं, मूल देखिए मूल से आगे जाना है तो इधर आगे है, और इधर आपको पीछे जाना है, पूर्व में जाना है, यहाँ क्या जाना था बाद में, तो बाद में जाना है तो बढ़ रहा है तो सीधा % करेंगे, अब पीछे जाना है तो उल्टा %। तो बस 2 वर्ष पूर्व की आबादी लग गया क्वेश्चन, 2 वर्ष पूर्व की आबादी। कोई फार्मूला नहीं याद करना है, कुछ नहीं, पीछे जाना है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, मतलब मूल आबादी लिख दो आप, वो तो लिखा ही जाएगा 4410 गुणे। अब क्या करना होगा, 500 में 5 जोड़िएगा तो 105% आ रहा है। अब जो 105% हर साल बढ़ रही है ना, अब इसमें जब पीछे जाना है तो इसका उल्टा % करेंगे। 105% का मतलब क्या होता है, 105/100। अब 105/100 न करके हमको 100/105 करना होगा, तो यह तो 1 साल पीछे जाएंगे। चूंकि हमको 2 साल पीछे जाना है तो इसलिए इसका 2 बार गुणा कर देंगे, यानी 4410 गुणे 100 यानी 100 या 100/105 गुणे 100/105। या इसी को ऐसे किया जा सकता था, 2 वर्ष है तो बस इसकी घाते आपको 2 लगा देनी, यानी मूल आबादी का 100/105 की घाते आपको क्या करनी है, 2 करनी है। बस इसको सरल करिएगा तो 4410 गुणे 100 होगा, और यहाँ होगा 105 गुणे 105, काटिएगा तो 20/21, 20/21, 21 का 21 में जब गुणा करिएगा तो 441 आएगा, यानी 10 बचेगा, और यहाँ आपका हो गया 20 गुणे 20 400, यानी 4000। तो वास्तव में जो 2 साल पहले की आबादी थी, 2 साल पहले जाइएगा तो 4000 होगी। देख रहे हैं, मूल से भी कम हर साल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब पूर्व का पूछे तो आपको सीधा उल्टा % करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपसे उठा रहा हूं, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं अलग से एग्जाम्पल ये है कि एक गांव है जिसकी आबादी हर साल जो है 10% के रेट से बढ़ती है, ये वृद्धि होती है, लेकिन वर्तमान आबादी जो है वो 5000 है। उस गांव की आबादी वर्तमान में 5000 है, 10% के रेट से बढ़ती है। आपसे कह रहा है 3 वर्ष जो है पूर्व की आबादी बताइए, यानी 3 साल पहले आबादी क्या थी। कुछ नहीं, आपको वर्तमान आबादी लिख लेना है 5000। अब देखिए हर साल 10 के रेट से बढ़ रही है, तो वो तो रेट आप लिखिएगा ही 10 के रेट से। मान लीजिए हर साल 10% के रेट से, तो वृद्धि हमेशा जोड़ेंगे, इस 100 में 10 जोड़िएगा तो 110% आ जाएगा। 110% का मतलब हुआ 110/100। अब देखिए जब सीधा जाना होता है बाद के लिए 110/100% से करेंगे गुणा, लेकिन पूर्व के लिए उल्टा % करेंगे, उल्टा जाना है, यानी 100/110। अगर 3 साल है तो 3 बार गुणा करना है, 2 साल है तो 2 बार गुणा कर दीजिए, बस। अब आराम से इसका जो कैलकुलेशन होगा वह आपका जो है 3 साल पहले की आबादी आ जाएगी। जो आएगी वो 5000 से कम ही होगी, क्योंकि आज 5000 है, 3 साल पहले तो 5000 से कम रही होगी, और आगे बढ़ रही है तो आगे जो 3 साल बाद का पूछता, 3 साल बाद का कहता तो 5000
गुणे डायरेक्ट सीधा परसेंट करते हैं। हर साल 10 बढ़ रही है तो पहले साल बढ़ के हो जाएगी 110/100, फिर अगले साल इसका कर देंगे 110/100, ये हम अगले साल ये मूल हो गया, इसका कर देंगे 110/100, तो बस आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, खास करके पुलिस परीक्षा हुआ, लेखपाल एग्जाम, ग्रुप डी वगैरह, इन सभी एग्जामों में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल है 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक कोई ठोस घन है। देखिए घन में क्या होता है कि अब घन तो यहाँ पे बन नहीं पाएगा, 3D स्ट्रक्चर होता है, लेकिन घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ मैं घन का एक पृष्ठ केवल लिया हूँ, एक पर्दा, तो सभी 14 सेंटीमीटर के होंगे। यह भी 14 होगा, यह भी 14 होगा और यह भी 14 होगा आपका। अब कह रहा है इसे काट करके जो है ना, अब मान लीजिए मेरा तो ऐसे नहीं, मान लीजिए इसे काट करके एक जो है बेलन का रूप दे दिया जाता है। तो इसको बेलन का रूप देने के बाद इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, यानी घन से बेलन बनाया जा रहा है। यानी घन से क्या बनाया जा रहा है भाई? बनाया जा रहा है बेलन, काट करके बेलन बना रहे हैं। तो जो घन का से जब बेलन आप बनाइएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप जब बेलन बनाएंगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो लिख दीजिए बेलन का, आप लिखेंगे यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जब संपूर्ण पृष्ठ लिखिएगा तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr h धन r। हमें केवल r मिल जाए और हमें h मिल जाए। देखिए हमें केवल घन की भुजा पता है, यानी घन की कोर मालूम है, कोर माने भुजा, ये मालूम है 14 सेमी, और कुछ नहीं मालूम है। लेकिन जैसे इस घन के द्वारा जब आप एक बेलन तैयार करिएगा प्रैक्टिकली, तो इसकी जो हाइट होगी वह 14 सेंटीमीटर ही होगी, और जो इसका व्यास होगा बेलन का यहाँ से यहाँ तक आधार का, वह व्यास जो इसका होगा वह भी 14 सेंटीमीटर ही होगा। इसका मतलब इसकी त्रिज्या कै सेंटीमीटर हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। बस आपको त्रिज्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, तो बस 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 7, ऊंचाई 14, त्रिज्या 7, 7 से 7 कटा, 22 दूना 44 और ये 21 हो गया आपका। गुणा करिएगा 44 में 21 का, तो आपका आ जाएगा 924 सेमी का स्क्वायर। चूंकि क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो सेमी स्क्वायर, यही इसका आंसर होने वाला। आप जैसे किसी भी घन से जब बेलन बनाइएगा तो जो घन की जो, चूंकि घन की सारी कोरें समान होती हैं, इसलिए घन का जो ये वाला होगा यह भी 14 होगा और यह भी 14 होगा, तो हाइट भी 14, व्यास भी 14, इसका मतलब त्रिज्या 7। अब आप समझ पाए होंगे, लगा लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला हम लोगों का क्वेश्चन है वो ये है आपका, चलिए बता रहे हैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 50 संख्याएं दी गई हैं और हर संख्या से 53 घटाया जाता है। देखिए भाई 50 संख्याएं, हर संख्या से 53 घटाया जाता है, तो प्राप्त संख्याओं का माध्य 3.5। कहता है कि जब हर संख्या से 53 घटा दिया जाता है तो उसके बाद जब उसका माध्य निकाला जाता है तो वो -3.5 आता है। यानी जो माध्य आ रहा है 50 घटाने पे वो -3.5 है। ठीक है, संख्याएं टोटल कितनी है? टोटल जो नंबर है वो 50 संख्याएं। हर संख्या से कितना घटाया जा रहा है? 53। तो ये देखिए अगर 50 संख्याएं हैं, हर संख्या से 53 घटाया जाएगा तो कितना जो है घट करके हो जाएगा? तो यह घट गया होगा 2650, कम हो गया होगा। अब आपसे कह रहा है ना कि जो 50 संख्याएं पूर्व में थी उसका आपसे औसत पूछ रहा है, यानी जब ये 50 संख्याएं रही होंगी तो इनका माध्य क्या रहा होगा। चूंकि जो ये माध्य 3.5 दे रहा है ना, यह सभी संख्या से 53 घटाने के बाद 50 संख्याओं से। तो हम एक काम करते हैं कि माना जो है ना, जो पहले का माध्य था, यानी जो पूर्व का माध्य आपसे पूछ रहा है, तो माना पूर्व का माध्य जो है यक्ष है। अब यह कितनी संख्याओं का है? जब पूर्व का माध्य यक्ष है तो पूर्व का संख्याओं का कुल योग कितना रहा होगा? तो आप प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं कि संख्या 50 है, औसत यक्ष से गुणा कर देंगे यानी माध्य से, तो 50x, यानी जो 50 गिनतियां थी उन 50 गिनतियों का कुल योग पहले कितना रहा होगा? 50x। अब उसी 50 यक्ष से यदि आप यही हर गिनती से जब 53 घटाएंगे, 50 गिनतियां हैं तो कितना घटा चुके होंगे उसमें से? 2650। यदि 50 यक्ष जो 50 संख्याओं का कुल योग है उसमें से 2650 घटा देंगे तो यह कुल योग आ जाएगा 50 संख्याओं का, लेकिन 53 घटाने के बाद।
तो यदि जो है ये घटा देते हैं आप फिर 50 से भाग दे देते हैं तो आपको घटाने के बाद वाला जो माध्य है -3.5 वो आ जाता है। तो आपको करना मात्र यही है। ऐसे भी लगा सकते थे, माना जो है सभी संख्याओं का माध्य पहले यक्स था तो यक्स गुणे 50 कर दीजिए तो कुल योग आ गया। फिर उसमें से जो है सारी संख्याएं कितनी है 50 है, उसमें से 53 घटाना है तो इतना घटाना पड़ेगा। अभी भी संख्याएं यक्स ही होंगी और जब ये घटा देंगे तो इसी का माध्य दिया है -3.5। अब इसको हल करेंगे, जो यक्स का मान आएगा वही माध्य आप माने वही आंसर हो जाएगा। तो गुणा करिएगा तो इसका मान -175 आएगा, यह 50 x होगा, यह -2650 होगा। अब जब जो है ये इस साइड लेके जाएंगे यहाँ लाएंगे तो ये 50 x होगा और ये 2650 में से 175 घटाइएगा तो 50 x का मान आपका जो है घटाने के बाद 2650 आपका जो है 2475 आएगा। और यक्स का मान निकालिएगा तो 2475 में जैसे ही 50 से करिएगा गुणा तो आपका 49.5 आएगा। यानी पूर्व का जो एवरेज था वो आपका 49.5 था। यानी यक्स का मान कितना आ गया 49.5। बहुत ही यूनिक सवाल था आपका। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है वो समचतुर्भुज को लेकर के है, तो उसको देखा जाता है कैसा क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं तो देखिए ये वाला नीचे वाला भी क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन बहुत यूनिक था। ये वाला भी देखो आप, कहता है एक समचतुर्भुज है जिसके 2 विकर्ण दिए गए हैं। आपका एक विकर्ण जो है इसका एक जो पहला जो विकर्ण है और जो दूसरा विकर्ण है, पहला विकर्ण 10 सेमी है और दूसरा विकर्ण 24 सेंटीमीटर। कहता है इसका परिमाप बताना है, समचतुर्भुज का परिमाप यानी इसकी चारों भुजाओं का योग बताना है। पहली बात समझिए, समचतुर्भुज की पहले जब तक समचतुर्भुज की विशेषता नहीं मालूम रहेगी ना आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहली बात समझो, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन इसके विकर्ण जो है अलग अलग होते हैं। इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी जितना बड़ा ये मध्य बिंदु पे, जैसे ये विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर, और ये पूरा 24 सेंटीमीटर का विकर्ण है तो यह ऊपर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, नीचे भी 12। और जहां पर इसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहां पे जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु पे 90 अंश का कोण बनता है। तो अब आप देख पा रहे हैं यह एक तरीके का इस टाइप का एक आपका यहाँ पे त्रिभुज बनता नजर आ रहा है। ये 12 सेंटीमीटर, ये 5। देखिए ये पूरा 10 था तो 10 का आधा 5, ये 24 था तो इसका आधा 12। तो पहला काम विकर्णों का हाफ। अब यहां से जो ये मान आएगा, यानी देख रहे हैं ए और डी, ये मान लीजिए अगर डी है आपका और इसको ओ कर दीजिए तो यह जो मान आएगा यही तो इसकी जो है भुजा मानी जाएगी समचतुर्भुज की। और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों को जोड़ देंगे परिमाप आ जाएगा। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, 90 के सामने का विकर्ण होता है तो इसका मान निकलेगा 12 का वर्ग और 5 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 169 और 169 का वर्गमूल जो होता है वो होता है आपका 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब हर भुजा कितने की हो गई 13। जब हर भुजा 13 की हो गई तो 13 गुणे 4 कर देंगे, 13 चौको 52 सेंटीमीटर, यानी ये 52 सेंटीमीटर इसका परिमाप माना जाएगा चारों भुजाओं का योग। इसको और फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं, वो ये तरीका आपका है। देखिए बिना फिगर वगैरह बनाए, देखिए जब भी आपको समचतुर्भुज के 2 विकर्ण दिए गए हों तो उसकी भुजा कैसे निकलती है डायरेक्ट। तो देखिए ना, समचतुर्भुज की भुजा कैसे निकलेगी डायरेक्ट, तो कुछ नहीं करना है। कौड़ी के अंदर पहले विकर्ण के आधे का वर्ग धन दूसरे विकर्ण के आधे का वर्ग करके वर्गमूल ले लीजिए। जैसे पहला विकर्ण क्या था 10 था तो 10 का आधा 2 का वर्ग और अगला था 24 का आधा 2 का वर्ग। तो आप देख पा रहे हैं बिना चित्र बनाए वगैरह डायरेक्ट भी, तो ये 5 आएगा 5 का वर्ग, ये 12 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या होगा 25 होगा, 12 का वर्ग 144 होगा, 169 होगा, 169 का वर्गमूल 13। तो इसकी सब भुजा 13 आ गई तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका जो है 13 गुणे आप 4 कर दोगे तो 13 चौको 52। आपको फिगर बनाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ी, आ गया। लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा नहीं। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है भाई, क्षेत्रफल निकालने की बात करेगा तो होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो यहाँ से इस फार्मूले से ये निकल जाता है। अगर दोनों विकर्ण मालूम है तो भुजा बड़े आराम से निकल जाती है, जो मैं अभी आपको बताया √D1 ऐसे करके। ठीक है, अब आप समझ पाए होंगे। अब एक क्वेश्चन और है आपका, वो देख लिया जाए। इरेज नहीं हो पा रहा है, चलिए ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है 2 लंबवृत्तीय शंकुओं
कि जो है ना यहाँ पे जो है दिया है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है। जैसे दो देखिए शंकु हैं, लंबवृत्तीय शंकु, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात है H1 संबंध है H2 बराबर 25 संबंध है 64, और इनके व्यासों का अनुपात जो दिया गया है, व्यासों का अनुपात वो है आपका 4 संबंध है 5। तो कह रहा है कि यदि इनकी दो लंबवृत्तीय शंकु हैं, यानी शंकु की बात कर रहा है, और इनकी ऊंचाई का अनुपात ये है और व्यास का अनुपात ये है, तो आपसे कह रहा है इनके आयतन का अनुपात बताओ। भाई देखिए सबसे पहले जानिए आप शंकु का आयतन क्या होता है। तो जो शंकु का आयतन होता है ना मेरे भाई, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो चूंकि दो हैं तो पहले देखिए इनके आयतनों का यानी V1/V2, तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर H1 अपान 1/3 पाई r2 स्क्वायर H2। H1 H2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों शंकुओं की ऊंचाइयां अलग हैं, त्रिज्याएं अलग हैं। अब 1/3 से 1/3 कटा, पाई से पाई कटा। अब देखिए r1 का वर्ग, देखिए अगर आप यहाँ r1 ये व्यास का अनुपात दिया है, इसे आप त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो करिएगा तो इसको लिख सकते हैं 4/2 का होल वर्ग अगुणे H1। पहली हाइट इसकी क्या है 25 मान लीजिए, ठीक है, और दूसरी त्रिज्या यहाँ से क्या है, व्यास दिया है 5, तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2 का होल वर्ग अगुणे ऊंचाई क्या है 64, ठीक है। तो जैसे ही हल करिएगा तो ये 4 चौका 16/4 गुणे 25 होगा, और ये होगा 5वां 25/4 गुणे 64 होगा। ये देखिए अगर आप इसको डिवाइड करिएगा तो पहली बात तो ये 4 से 4 आपका कट जाएगा, भिन्न जब पलटेगी तो 4 से 4 कटेगा, तो आएगा क्या 16 गुणे 25 और 25 गुणे आपका 64। देखिए 25 से 25 कटा, 16 चौको 64, 1/4 यानी 1 संबंध 4। इसके जो आयतनों का अनुपात होगा वह क्या होने वाला है 1 संबंध 4। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये इसमें जो भी सवाल आप देखे थे ये सारे सवाल काफ़ी यूनिक थे और बहुत अच्छे, और ये बार बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करें, लाइक करें। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का नोटिफिकेशन दबा लें ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं तो वो सीधा आप तक पहुंचे। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।